बेटा, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर को किस तरीके से रिलेट करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन, अगर सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सर सॉल्युबिलिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका क्या होता है? ठीक है, अ सॉल्यूशन, ठीक है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट, in which no more solute could be added, could be added at a given temperature and pressure। ठीक है बेटा, ऐसा सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो इंग्लिश आप समझ ला, मैं कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और क्या डेफिनेशन हो सकती है? और इट इज अ सॉल्यूशन इन विच, ऐसे भी डिफाइन हम कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन इन विच, ठीक है, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, इन विच डिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम, is in dynamic equilibrium, is in dynamic equilibrium with, is in dynamic equilibrium with undissolved solute, with undissolved solute। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। और किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन टर्म होती है वो हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को अब हम डिफाइन, ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन of a solute in a saturated solution, concentration of a solute in a saturated solution। तो saturated solution में एक solute की क्या concentration होती है उसको आप define करते हो in terms of solubility। ठीक है सर। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, solubility की जो यूनिट होती है वो होती है सर, जैसी आपकी मोलैरिटी की होती है, मोल पर लीटर ही होती है। बट एक चीज याद रखना, कई बार आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में भी दे दी जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एमबी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये भी रिलेशन आप याद कर सकते हो। एमबी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कई बार अगर आपको सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर दी जाए बट ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में गिवन है, बट हमें यूज किस में करनी होती है? मोल पर लीटर में। तो मोलर मास, ये इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो इन मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा एस से। ठीक है, अब हम सॉल्युबिलिटी को स्टडी करते हैं तीन केसेस में। अब हमारे पास सॉल्यूशन तो किसी का भी हो सकता है, गैस इन गैस का भी हो सकता है, लिक्विड इन गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड का भी सॉल्यूशन हमारा हो सकता है। तो हमारा जो अभी मेन फोकस है, सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड, ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, in a liquid। तो solubility of a solid in a liquid। ठीक है सर, तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो लेट हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है, उसको मैंने मिक्स किया या डिसॉल्व किया लिक्विड सॉल्वेंट में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सॉलिड आपका डिसॉल्व हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है, चाहे वो NaCl जैसा ही हो। तो अब सॉलिड डिसॉल्व हुआ, धीरे धीरे डिसॉल्व होना स्टार्ट हुआ
और क्या बनना शुरू हो गया, सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं जो ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक क्लासरूम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस क्लासरूम में 40 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। ठीक है, सो अभी क्लासरूम खाली है, तो 40 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट आया बैठ गया, दो स्टूडेंट आया बैठ गए। ठीक है, जब तक, और क्या बनता गया, एक सॉल्यूशन। ये मानो स्टूडेंट प्लस रूम क्या बन रहा है, एक सॉल्यूशन। जैसे ही 40 स्टूडेंट्स आ जाएंगे इस रूम में, तो वैसे ही ये रूम क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। अब आप में से कोई दो स्टूडेंट आए, बोले सर हमें भी पढ़ना है, तो अब मैं क्या करूंगा, आपको भी पढ़ाना है, तो जो स्टूडेंट पहले से बैठे होंगे उनमें से दो स्टूडेंट को मैं बाहर निकालूंगा और दो स्टूडेंट को अंदर बैठाऊंगा। तो ये एक क्या हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आपका जब सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। ठीक है, और इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन में से सॉलिड बाहर निकल जा रहा है लिक्विड में, दैट इज योर क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, क्रिस्टलाइजेशन। और ये जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, आपका जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा सर, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। हम बोल देंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन सी स्टेट में आ गया है, सैचुरेटेड स्टेट में आ गया है। तो ऐसे में हम बोलेंगे हमारा जो सोल्यूशन हो गया वो कैसा सोल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर जब भी कोई भी सॉल्यूशन की प्रोसेस होती है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। काइंडली नोट इट डाउन और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of, factors affecting solubility of solid, ठीक है, इन लिक्विड। कौन कौन से फैक्टर्स है अब हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है सर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, सो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्यूट आर सॉल्युबल इन, पोलर सॉल्यूट आर soluble in polar solvents, whereas, ठीक है, solvents एग्जाम्पल है ना, NaCl in water। ठीक है, whereas non polar solutes are soluble in non-polar solvents, soluble in non-polar solvents। ठीक है सर, एग्जाम्पल नेप्थलीन इन बेंजीन, नेप्थलीन इन बेंजीन। ठीक है, इसके अलावा और क्या फैक्टर होता है सर, सेकंड फैक्टर होता है लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉलिड। लैटिस एनर्जी एंड, इसको शॉर्ट फॉर्म में L डॉट E से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एंड हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सॉलिड, एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सो यहां पर H डॉट E आप बोल सकते हो कि solubility of a solid in liquid, solubility of a solid in a liquid is directly proportional to हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, लिक्विड अगर वाटर है, जनरली वाटर हमारा सॉल्वेंट होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी, वरना सॉल्वेशन एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इन वाटर अगर हम बात करें जनरल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, मतलब किसी सॉलिड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज लैटिस एनर्जी, और जब उसके पार्टिकल्स को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी। तो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी और लैटिस मतलब सॉलिड को तोड़ने में जितनी कम एनर्जी लगेगी उतना वो सॉलिड क्या होएगा, सॉल्युबल होगा।
ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट आता है आपके पास टेम्परेचर। क्या आता है सर? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का भी अपना एक फैक्टर होता है, ठीक है। सो पहला, अगर आपकी ये सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस, जो सॉल्यूशन बन रहा है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है सर, कि यहाँ पे आपके पास सॉलिड सॉल्यूट है, ठीक है, और इसको आपने मिक्स किया सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट में, और यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन के बनने के दौरान एनर्जी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है, मतलब डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। सो आप बोल सकते हो कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक आपकी प्रोसेस है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ऐसे में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। अप हेड एरो मतलब इंक्रीज, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीजेस। तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज कराने से करेगी डिक्रीज। वहीं पर अगर ये आपके पास होगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपके पास क्या हो जाएगा सर? डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वो नेगेटिव है। ऐसे में रिवर्स हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। सो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, वहीं पे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इस तरीके से डिपेंड करेगी, ठीक है। फोर्थ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम बात करें प्रेशर, तो प्रेशर का असर ना सॉलिड पे होता है ना लिक्विड पे, तो यहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, सो नो इफेक्ट। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड्स, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं गैसेस की। हाँ जी बेटा। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के बारे में अब हम बात करते हैं कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो जब भी कोई गैस एज अ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं, जनरली जो गैस होती है उनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है लो एक्सटेंट टू हाई एक्सटेंट तक। तो आपने गैस लिया, लिक्विड एज सॉल्वेंट लिया, ठीक है सर, और यहाँ पर आपने सॉल्यूशन की फॉर्मेशन की। जनरली जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है, ठीक है, जो जब आप गैस को मिक्स करते हो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सो ये जो प्रोसेस होती है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो डेल्टा एच क्या होता है? इसका नेगेटिव होता है। ये क्वेश्चन भी है पीवाईक्यूज में आपके कि सर एक्सप्लेन करो कि क्यों जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की कभी भी वाटर में वो लो टेम्परेचर पे ही होती है, ठीक है। सो अभी फैक्टर्स पे आएंगे। तो जब भी कोई गैस किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, तो जो प्रोसेस होती है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है सर, पहली बात। इसके अलावा यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ गैस, तो इससे रिलेटेड पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, solubility of a gas, solubility of a gas, ठीक है, in a liquid varies from low extent to high extent, varies from low extent to high extent, to high extent, ठीक है, डिपेंड करता है उसके नेचर पे। तो सबसे पहले
कैसे वेरी करेगा सर? अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सो पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस में पोलर गैसेस आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो पोलर गैसेस आर सोल्यूबल इन polar gases are soluble in polar solvent, are soluble in polar solvent। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास आ जाएगा सर, जैसे NH3 विद इन वाटर, NH3 इन वाटर, ठीक है, या HCl इन वाटर। ठीक है, सो ये हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं। इसी के साथ ये तो ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट आप बोल सकते हो नॉन पोलर गैसेस। बी पॉइंट, नॉन पोलर गैसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर गैसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए O2 इन टर्पेंटाइल। ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, सॉल्युबल होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सो दिस सॉल्यूशन ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो इसलिए आप बोल सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है, और मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें वाटर की, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, with decrease in temperature, as this solution is an exothermic process। ठीक है, as this solution of gas, as this solution of gas is an exothermic process। ठीक है बेटा, सो ये आपको पॉइंट मेंशन करना होगा। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से, फिर आगे हम लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा और लास्ट फैक्टर, दैट इज सॉल्युबिलिटी को जो इफेक्ट करता है, नेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, थर्ड फैक्टर आता है आपके पास प्रेशर। सो द थर्ड फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेशर। तो कैसे समझते हैं, इधर देखिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को डिस्कस करना है, तो आपने एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम लिया, जिसमें एक पिस्टन, मासलेस पिस्टन को आपने एक कंटेनर में ऊपर लगा दिया जो मूव कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपने, ठीक है, एक यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल वाटर को ही एज सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया। ठीक है सर, अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास, लेट सपोज आपने यहाँ पे गैसेस ली, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक गैस को रख दिया। अब क्या होता है ना बेटा, वाटर, अभी आप पढ़ चुके हो वेपर प्रेशर, तो वाटर क्या करता है, वेपर्स की फॉर्म में भी रहेगा और गैस भी रहेगी। ऐसे में जब भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा टाइप की गैसेस हो, वेपर भी एक टाइप के गैस है, ऐसे में हर गैस का हम टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर कंसिडर करते हैं। ठीक है, और प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए सबसे अच्छा लॉ या जो लॉ हमें हेल्प करता है, दैट इज हेनरीज लॉ को अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि लेट आपकी जो गैस है, जो कंटेनर के ऊपर है, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो है पी गैस। पी गैस क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस over liquid surface, partial pressure of gas over liquid surface।
ठीक है, ओवर लिक्विड सरफेस। ठीक है सर, वो पी गैस है। अब आपने क्या किया सर, यहां पर अब आपने धीरे से प्रेशर को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज किया। अब जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस के पार्टिकल्स या तो लेफ्ट जाएंगे उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए राइट में, है ना, और या वाटर में जाएंगे या सॉल्वेंट में जाएंगे। तो जो यहाँ पर जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो जो गैस के पार्टिकल्स है उनके ऊपर भी प्रेशर इंक्रीज हो गया, और अब उन वो वाटर में क्या हो गए, सोल्यूबल होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गए। तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा गैस के पार्टिकल्स वाटर में क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे, और जितने ज्यादा गैस के पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहीं पे हेनरीज लॉ ये बोलता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है सर, सो हेनरीज लॉ ये बोलता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन लिक्विड, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रेशर ऊपर से अप्लाई करोगे वे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में जाएंगे, और उतना जितना ज्यादा गैस के पार्टिकल्स लिक्विड में प्रेजेंट होंगे उनका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं KH एंड हेनरीज कांस्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल देता हूँ हेनरीज लॉ की। सो हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to the partial pressure of gas over liquid, proportional to the partial pressure of gas over liquid surface, over liquid surface। ठीक है बेटा, तो लिक्विड सरफेस पे जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होएगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो KH है वो क्या है आपके पास, हेनरीज कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट इज सेम एज प्रेशर, यूनिट इज सेम एज यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो जो आप पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की यूनिट यूज करोगे वही यूनिट KH की होगी, एंड इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, इसके अलावा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि KH इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अगर गैसेस का पार्शियल प्रेशर सेम रखा जाए तो जिस गैस की KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो solubility ऑफ गैस, एक ये पॉइंट हो गया, इसी के बेसिस पे ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ, solubility ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट, इन अ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ KH। जितना किसी गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी solubility उतनी कम होगी। ठीक है सर, और एक और पॉइंट यहाँ पे, हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, हेनरीज law is applicable for, Henry's law is applicable for, ठीक है, फॉर किन के लिए एप्लीकेबल होता है, फॉर ऐसी टाइप की गैसेस जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करें, फॉर इज Henry's law is applicable for gases,
ठीक है, विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो बहुत ही कम सॉल्युबल होती है, विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल गैसेस के लिए ही हम हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं, और ऐसी गैसेस के लिए जो वाटर के साथ इंटरेक्ट ना करें, जैसे O2, N2, H2। अगर आप बोलो सर क्या हेनरीज लॉ NH3HCl के लिए भी एप्लीकेबल है, नहीं सर, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, कई बारी हेनरीज लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कई बारी मोल फ्रैक्शन ना बोलकर वो सॉल्युबिलिटी बोल देते, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू सॉल्युबिलिटी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली तो आपके पास ये फॉर्मूला ही यूज होगा, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो, ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, या वाटर होएगा वाटर, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हेनरीज लॉ का ये कुछ पॉइंट है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना बेटा, कई बार वो ट्रू और फॉल्स में आ जाता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ is a special case of हेनरीज लॉ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हेनरीज लॉ के कुछ जो कंपोजिशन है गैस और लिक्विड का, गैस के मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड का, वो राउल्ट्स लॉ से सिमिलर होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। ठीक है, तो ये एक पॉइंट याद रखना कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। दूसरा आता है इसकी एप्लीकेशन। तो हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो पहला आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को आप हाई प्रेशर पे डिसॉल्व कराते हो। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड उस सॉल्यूशन में से रिलीज होने लगती है। एक तो ये एप्लीकेशन आती है। दूसरी एप्लीकेशन आती है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होएगा तो आपकी ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व होने के लिए जितना प्रेशर चाहिए वो कम हो गया, तो आपके ब्लड में अब ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होएगा वो कम डिसॉल्व होएगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी आपकी ब्लड में, कम हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होएगा, आपके ब्रेन या आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन भी कम काम करने लगता है और भूलने की बीमारी होने लगती है, जिसको एनोक्सिया भी बोलते हैं। एक और पॉइंट होता है कि सर जब आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, है ना, डाइविंग करते हैं ओशंस में, काफी नीचे डेप्थ तक जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि सर पहले तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को मिक्स करके दिया जाता था सिलेंडर्स में। फिर क्या होता था, जैसे जैसे डाइवर नीचे जाता जाता था, तो अब क्या होता था, ऊपर से वाटर का वेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन वैसे इनर्ट गैस है, बट नाइट्रोजन भी ब्लड में डिसॉल्व होने लगती थी। फिर डाइवर अपनी डाइविंग करके जब ऊपर आता था ना, तो नाइट्रोजन जो प्रेशर था जिसकी वजह से नाइट्रोजन डिसॉल्व हुई थी, अब जैसे जैसे डाइवर ऊपर जाएगा तो वाटर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, तो जिसकी वजह से जब डाइवर एकदम ऊपर सरफेस पे आ जाता है तो नाइट्रोजन एकदम से रिलीज होती है उसकी बॉडी में से। और वो कहाँ से रिलीज होती है, जॉइंट में से, जिसकी वजह से पेन होता है, जिनको बेंड्स बोलते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किससे किया गया, हीलियम। क्योंकि जो हीलियम है, इवन एट हाई प्रेशर पे भी हीलियम की सॉल्युबिलिटी नहीं होती है ब्लड में। ठीक है बेटा, तो ये तीन एप्लीकेशन है आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखी है। जब आप हेनरीज लॉ पढ़ोगे उसमें लास्ट में ये तीन एप्लीकेशन है, इनको आपने मस्ट रीड करना है, यू मस्ट रीड इट। और एक ग्राफ छोटा सा बना लेते हैं जाते जाते, है ना। सो यहाँ पे एक ग्राफ है, कई बार आ जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन का ग्राफ बनता है, तो एक स्ट्रेट लाइन आता है। इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो किसके बराबर होती है, के एच के बराबर होती है। सो हियर कंप्लीट्स आवर लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन आज पूरा हो गया बेटा, और प्रॉपर आप लेक्चर नोट्स देखिए, है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरे हेल्प करेंगे ये वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको लिख लेना ध्यान से, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।